हम आपको अपने इस विशेष शो में दिखा रहे हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल के काम का पूरा हिसाब किताब। नरेंद्र मोदी के कामकाज का हिसाब हमने दिखा दिया। अब बारी है उनके मंत्रियों की। सबसे पहले उन मंत्रियों की बात जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, जिनके प्रदर्शन से उनके कप्तान भी गदगद हैं। मौजूदा सरकार का अगर एक चेहरा है तो वो यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसे चाहे कोई तारीफ समझे या आलोचना, पर हर मुद्दा, हर विभाग, हर योजना, हर विवाद इसी एक चेहरे, एक नाम से जुड़ा है। कि जो लगता था कि इस देश का नेतृत्व बहुत सुस्त है, उसके हाथ में पावर नहीं है, जहां प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता था कि अ प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस बट नॉट इन पावर, आज लोगों को लगता है कि उस प्रधानमंत्री कार्यालय की नेतृत्व देने में, दिशा देने में और निर्णय करने में, डिसाइसिवनेस में एक उसका प्रभाव बना है। तीसरा, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, बहुत तेजी से गति आई है और डायरेक्शन की स्पष्टता है, और कोई उसको रोकना चाहे या लड़खड़ाना चाहे, ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहे तो इतनी सरलता से नहीं कर सकता। इसके बावजूद कुछ ऐसे मंत्री हैं जो अपने कामकाज से छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसरो ने एक स्नैप पोल कराया, जिसमें मोदी सरकार के सबसे काबिल मंत्रियों पर वोटिंग कराई गई। इसमें 16% वोटों के साथ नंबर 1 पर रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। आप कल्पना कर सकते हो कि यमन में 2400 घंटे बॉम्बार्डिंग चलता हो, मरने मारने पर तुली हुई हो दुनिया, और एक टेस्ट केस के रूप में लड़ाई जहां चलती हो, जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों से बातचीत करके उनकी मदद लेकर के हर दिन 2-2 घंटे बॉम्बार्डिंग रुकवाना, और उस 2 घंटे के समय जितने भारतीयों को अंदर से निकाल सके निकाल लेना, ये छोटी घटना नहीं है दोस्तों। सुषमा की जिन बातों ने लोगों को प्रभावित किया, उसमें उनका संघर्ष और युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों के मामले में निजी हस्तक्षेप करना अहम है। उस समय आज का बांग्लादेश पूर्वी। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ सीमा समझौते के लिए संवैधानिक मंजूरी का प्रयास उन्होंने ही किया था। सुषमा स्वराज की छवि एक मेहनती और सुलभ मंत्री की है, लेकिन पीएम के विदेश भ्रमण की चकाचौंध उनकी भूमिका को कई दफा उजागर नहीं होने देती। नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर पर 14% वोट मिले हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह को। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि करीब 1 दशक में ये पहला साल निकला है जिसमें कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। 1 साल के परफॉर्मेंस को यदि कोई रिव्यू करेगा तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र भाई मोदी इस गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस बहुत एक्सेलेंट रहा है। यदि कोई एक्सेलेंट भी यदि न कहना चाहे तो इस सच्चाई को स्वीकार करेगा कि 1 साल तक यह गवर्नमेंट बराबर एक्शन मोड में रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले नवंबर में शांतिपूर्ण चुनाव और पूर्वोत्तर में उल्फा से बातचीत की बहाली उनकी उपलब्धियों में शामिल है। पर पीएम के जोर देने के बावजूद वामपंथी चरमपंथ पर मसौदा नीति को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। सरकार के सबसे काबिल मंत्रियों की फहरिस्त में 12% वोट के साथ तीसरा नंबर मिला है वित्त मंत्री अरुण जेटली को। हालांकि इंश्योरेंस और जनधन योजनाओं का श्रेय सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को गया। डीजल कीमतों का डीरेगुलेशन और कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर फैसला साहसी कदम के तौर पर देखा गया। तो ये 3 ऐसे मंत्री हैं जिनके कामकाज से लोग भी खुश हुए हैं, संतुष्ट हुए हैं, लेकिन जो लोगों पर असर नहीं कर पाए वो मंत्री कौन से हैं? इनमें से कुछ मंत्रियों के पास ऐसे विभाग हैं जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल हैं, इसके बावजूद वो लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए। मोदी सरकार के जिन मंत्रियों से लोग सबसे अधिक असंतुष्ट रहे, उनमें पहला नंबर है गंगा मंत्री उमा भारती का। दरअसल उमा भारती का मंत्रालय नया है, पैसों का आवंटन तो पूरा किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर ना तो कामकाज दिखा
न ही वो अपने काम के बारे में लोगों को समझा पाई। जो करना है समग्रता के साथ करना, होलसमनेस के साथ करना है। अभी तक गंगा पे किए गए कार्य इसलिए भी फेल हुए, हम उनका आकलन कर रहे हैं कि हम फेल क्यों हो गए। लगभग 4-5 हजार करोड़ रुपया खर्च हो चुका है इन 29 सालों में, और अब हमको 4 साल में 20,000 करोड़ खर्च करना है, और ये पूरी तरह से केंद्र की राशि है, यानी हमें राज्य सरकार से इसमें आंशिक राशि नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें यही सबक सीखना है कि पिछले समय के कार्यक्रम अपना परिणाम क्यों नहीं दिखा पाए, और इस चीज को समझने के लिए आपको हमारी सरकार को 2016 अक्टूबर तक का समय देना पड़ेगा। गंगा की बदहाली दशकों में हुई है, फर्क दिखते भी वक्त लगेगा, लेकिन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के कामकाज से भी लोग बहुत अधिक खुश नहीं दिखे। सरकार का वादा था 24 घंटे बिजली। जाहिर है यह वादा हर मिनट दावे की कसौटी पर प्रत्यक्ष आंका जा सकता है। तीसरे नंबर पर रहे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। विपक्ष ने जिस तरह सरकार की छवि किसान विरोधी बनाई, उसका खामियाजा राधा मोहन सिंह को भुगतना पड़ा। ऊपर से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की दिशा में उनका कदम लोगों को पर्याप्त नहीं लगा। आज तक ब्यूरो। एक साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने वाहवाहियां लूटी तो आलोचनाओं के तीर भी चले। विदेश यात्राओं में उन्होंने खुद की छवि एक ग्लोबल लीडर की बनाई, तो अपने देश में महंगा सूट पहनने की वजह से विपक्ष के निशाने पर आ गए। कई बार अपने खेमे के बड़बोलों की वजह से भी मोदी सरकार सवालों के घेरे में आई। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ हैदराबाद हाउस में नए रिश्तों को लेकर कदम ताल कर रहे थे, उस वक्त कुछ लोगों की नजरें प्रधानमंत्री के सूट पर भी थी। देखने में तो वो भी एक आम सूट की तरह ही था, लेकिन उस पर लिखे प्रधानमंत्री के नाम पर हंगामा मच गया, और हंगामा मचा उसके दाम पर भी। वो सूट प्रधानमंत्री जी का जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा, और शायद जिस सूट की वजह से दिल्ली का चुनाव हार गए, उसी सूट को वो ऑक्शन कर रहे हैं। बवाल इतना मचा कि बाद में वो सूट नीलाम करना पड़ा। उससे कमाया पैसा गंगा की सफाई के नाम पर दान भी हो गया। लेकिन मोदी के विरोधियों को हमला बोलने का मौका मिल गया, जो अब तक जारी है। मोदी के सूट पर सियासी जिरह शुरू हुई तो उनकी पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं के बड़बोलेपन ने नई मुसीबत खड़ी कर दी। स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। एक तथ्य जो सबके सामने है वो ये कि 10 से 20% की आबादी जहां मुस्लिम की है पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, वहां सांप्रदायिक झड़पें बहुत ज्यादा हैं। रही सही कसर मोदी के लघु उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने पूरी कर दी। राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? मोदी ने जिस स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया, उनकी शिक्षा ही विवादों के घेरे में आ गई। पिछले साल स्मृति की डिग्री पर सवाल उठा कि अमेरिका के जिस येल यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लेने की बात कर रही थी, वो तो दरअसल सर्टिफिकेट कोर्स था। मैं इतना ही कहूँगी कि ये सारा विषय इसलिए शायद बनाया गया है ताकि मेरा ध्यान मेरे काम से दूर हट सके। मैंने आज तक मेरे संगठन में जो भी असाइनमेंट पाया वो इसलिए पाया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णतः करती हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे काम के आधार पर आंकें। धन्यवाद। वैसे स्मृति के विवादों की लड़ी काफी लंबी है। चाहे केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन की जगह संस्कृत को तीसरी भाषा बनाना हो, या आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर आर शिवगांवकर और आईआईटी बॉम्बे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन अनिल काकोदकर का इस्तीफा, इससे सरकार की किरकिरी हुई। चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने जनता से विदेश में जमा देश का काला धन वापस लाने का वादा किया था। सरकार बनी, कोशिश हुई, लेकिन काला धन आया नहीं। विपक्ष ने इस मामले में मोदी सरकार को सवालों के घेरे में ले लिया। काला धन ही नहीं, महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार सवालों के घेरे में रही। साल भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समस्याओं की अच्छी खासी विरासत मिली थी। सबसे बड़ी जंग महंगाई से लड़नी थी।
आंकड़ों की आंखों से देखें तो मोदी के राज में महंगाई कम हुई है। मोदी सरकार के पहले साल में महंगाई दर 8.33% से 4.87% पर आ गई है। लेकिन इन आंकड़ों का असर रोजमर्रा की चीजों पर नहीं दिखता, लिहाजा विपक्ष इसे मुद्दा बनाता है। दालें महंगी, दूध महंगा, अंडे महंगे। महंगाई के ही मुद्दे पर घटी कीमत के बावजूद मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी कटघरे में है। शुरुआती कमी के बाद ये कीमतें एक बार फिर बढ़ी। पेट्रोल की कीमत पिछले साल की तुलना में करीब 5 रुपए कम जरूर है, पर आलोचक सवाल उठाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत जिस अनुपात में घटी, उतनी कमी घरेलू दामों में नहीं आई। महंगाई का मोर्चा तो घर में खुला था, लेकिन सरहद पर पाकिस्तान के साथ नई चुनौतियां सामने आ गईं। मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाकर अमन का संदेश दिया था, लेकिन पाकिस्तान की आदतें नहीं सुधरी। जम्मू कश्मीर सीमा पर गोलीबारी हुई तो इस बार भारत ने गोली का जवाब गोले से दिया। हमारा आक्रोश एक ही था कि उस ओर से गोलीबारी होती है और यहाँ से सफेद झंडे दिखाई पड़ते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक भी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी गलती नहीं की है। वहां से गोली आई है तो यहाँ से गोला गया है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। दुनिया के किसी देश से संधि करनी पड़ी तो संधि करके, लेकिन ब्लैक मनी बीजेपी का चुनावी मुद्दा था। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो ब्लैक मनी भारत लाएंगे और सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। मोदी की सरकार बनी तो ब्लैक मनी पर फौरन एसआईटी का गठन किया गया। मोदी ने देश में ही नहीं G8 के सम्मेलन में भी ब्लैक मनी का मामला पूरी शिद्दत से उठाया। जनता की उम्मीदों के पहाड़ पर खड़े हैं नरेंद्र मोदी। 1 साल का आकलन हमने किया है, लेकिन आने वाले 4 साल क्या चुनौतियां लेकर आ रहे हैं। दरअसल विकास दर दोहरे अंकों में आए, ये सरकार की तरफ से खुद कहा गया है एक चुनौती के तौर पर। महंगाई पर काबू आंकड़ों में है, असलियत में चाहिए। आतंकवाद का खात्मा पहले साल अंकुश था, आगे चाहिए। इसी तरीके से नक्सलवाद पर नकेल नीति का हिस्सा होना ही चाहिए, यह भी एक चुनौती है। बेरोजगारी, क्योंकि युवा सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। फिलहाल हम यहां पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश और दुनिया की हर खबर आज तक पर जारी है।